नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग दो शब्द लेकर आए हैं जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है। वो शब्द कौन से हैं? एक है फेडरल और दूसरा है यूनियन। इन दोनों शब्दों से कहीं ना कहीं आप लोग परिचित होंगे। फेडरल या फेडरेशन और यूनियन, ये दोनों ही शब्द संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय संघात्मक व्यवस्था में यूनियन शब्द का प्रयोग होता है, जबकि अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था में फेडरल शब्द का या फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। मुख्यतः हिंदी माध्यम के व्यक्ति को इनमें अंतर ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि हिंदी माध्यम में दोनों ही जगह संघात्मक शासन शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपको फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों शब्दों में अंतर करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है। वैसे तो बहुत बड़े विद्वान यानी पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता लोगों को भी मैंने देखा है जो दो शब्दों में बहुत मिस्टेक करते हैं। एक तो अनुच्छेद, अनुच्छेद को वो धारा कहते हैं, लगातार कहते हैं, और दूसरा वो फेडरेशन और यूनियन में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो दोनों को समानार्थक समझते हैं, जबकि दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं। दोनों के अर्थ भिन्न हैं और बहुत भिन्न हैं। दोनों की प्रक्रियाएं अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग है, शासन व्यवस्था की स्थितियां अलग हैं। इन सारी स्थितियों को हम लोग देखेंगे, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी देखेंगे, उनकी व्यवहारिक दृष्टि से भी देखेंगे, और कौन सा शब्द कहां पर आ रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फेडरल शब्द पर आते हैं। फेडरल या फेडरेशन जो शब्द है वो मुख्यतः लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। क्या होता है? संधि या समझौता। और संधि और समझौता किसके बीच में होता है? जब बराबर के लोग होते हैं तब वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और एक समझौता करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो फेडरेशन जो शब्द है या फेडरल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकला हुआ है। इसलिए यहां पर जब वो फेडरेशन शब्द की बात हो रही है तो उसके अर्थ अलग हैं, मायने अलग हैं। अर्थ और मायने कैसे अलग हैं उनको समझ लेते हैं। जब अमेरिका के बारे में हम ये देखते हैं तब वहां पर शब्द प्रयोग होता है यूनाइटेड स्टेट। यानी कि कैसा? यूनाइटेड, जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ, यानी कि लोग आए और आपस में बैठकर उन्होंने एक संघ बनाया, एक समझौता किया। कैसे समझौता किया? चलिए थोड़ा सा इतिहास में देख लेते हैं कि जैसे भारत इंग्लैंड या भारत ब्रिटेन का गुलाम था या उनकी कॉलोनी था, उसी तरीके से अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, या कह लीजिए कि उनकी कॉलोनी थी। और इस तरीके से जब अमेरिका की वो 13 राज्य, पूरे कितने थे? 13 राज्य थे, 13 कॉलोनीज थीं। उन 13 कॉलोनीज को जब
स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब उन 13 कॉलोनियों ने आपस में मिलकर ये सोचा कि यदि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो फिर से स्वतंत्रता को बचाए रखना कठिन हो जाएगा। जब स्वतंत्रता को बचाए रखना कठिन हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या है? संगठन में ही शक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संगठित हो जाना चाहिए। वहां क्या हो रहा है? इकाइयों ने अपने मन से सोचा कि हमें क्या हो जाना चाहिए? संगठित हो जाना चाहिए। और संगठित हो जाने के इस क्रम में उन्होंने आकर आपस में बातचीत की और बातचीत करने के पश्चात एक संघ का निर्माण किया। जब संघ का निर्माण हुआ, संघ को कुछ शक्तियां दी गईं। जब संघ को कुछ शक्तियां मिली तब उस संघ को क्या कहा गया? परिसंघ बोला गया। क्या बोला गया? परिसंघ या कॉन्फेडरेशन। याद रखिएगा, इसको बोला गया कॉन्फेडरेशन या परिसंघ बोला गया। लेकिन इसके पश्चात लगा कि ये जो हमने संघ बनाया है इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि इन राज्यों को वो जोड़ के रख सके और अपने इन राज्यों का विकास कर सके। तब एक अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया जगह है। उस जगह पर इन 13 राज्यों ने मिलकर एक सम्मेलन किया और सम्मेलन करने के पश्चात यह निर्णय किया कि इस संघ को, ये जो केंद्रीय भूमिका में संघ है, इसको कुछ अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं। और जब उनको अधिक शक्तियां प्रदान की गईं और यह निर्धारित किया गया कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य किन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, किन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, केंद्र किन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, केंद्र किन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इन सारी चीजों का डिसीजन होने के पश्चात 1789 में जब संविधान लागू हुआ अमेरिका का, तब उसमें वो सारी चीजें निर्धारित कर दी गईं, बता दी गईं और कहा गया कि इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन अभी नहीं हो पाया है, भविष्य में यदि वो शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, वो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो वो शक्तियां किसके पास रहेंगी? वो राज्यों के पास रहेंगी। यानी राज्य को क्या किया गया? शक्तिशाली बनाया गया। अब यहां पर देख लीजिए अंतर क्या है। अंतर यह है कि राज्य मिलके एक संघ तो बना रहे हैं, लेकिन संघ के साथ साथ अपना अस्तित्व भी नहीं खोना चाहते हैं। यदि उनका अस्तित्व खो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे, वो फिर एक अमेरिका बन के रह जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अस्तित्व भी बचाए रखना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं। अपने अस्तित्व के साथ अपनी सुरक्षा, इसी ध्येय वाक्य को लेकर ये मिले और इन्होंने क्या किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये जब यूनाइट हुए, यूनाइट होने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति आया, उसने उस संघ में अपना प्रवेश किया और उनकी शर्तों को वहन किया, शर्तों को माना, अपनी शर्तें रखी, दोनों में एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। उस समझौते और संधि के पश्चात एक फेडरल स्टेट या फेडरेशन का निर्माण हुआ। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इकाई आपस में जुड़ती हैं, इकाई चल के आती हैं और वो जुड़ती हैं। याद रखिएगा कि इकाई चलकर आती हैं। फिलाडेल्फिया में जब सम्मेलन हुआ तो वो किसी को कोई आमंत्रित करने नहीं गया था, उन्हें लेने नहीं गया था।
लेकिन वो अपने आप पहुंचे, वहां के सदस्य अपने आप पहुंचकर उस फेडरल स्टेट से जुड़े या फेडरेशन से स्वयं जुड़े। स्वयं जुड़ने के कारण उन्होंने कुछ शक्तियां प्राप्त की। उन शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, जैसे केंद्र से अधिक राज्यों के पास शक्तियां थीं। केंद्र तो शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति के मामले में राज्यों के पास भी शक्तियां कम नहीं थीं। नंबर एक। नंबर दूसरा था कि वहां पर दोहरी नागरिकता है, कि प्रत्येक राज्य की अपने एक नागरिकता है और एक यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो नागरिकताएं होती हैं, लेकिन यहां जहां यूनियन है वहां दो नागरिकताएं नहीं होती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जो इकाई आई, वो इकाई अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती है, अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी बचाए रखना चाहती है और अपने आप को शक्तिशाली भी करना चाहती है। तो इस व्यक्तिगत संबंध और शक्ति के बीच में एक समझौता होता है, एक संधि होती है। इसी समझौता और संधि के चलते एक फेडरल स्टेट या फेडरेशन का जन्म होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और भी होती है इस फेडरेशन में, कि राज्यों को यदि लगे कि हमें अब इस फेडरेशन में रहने से कोई लाभ नहीं है, तो वो इससे अलग हो सकते हैं, इससे हट सकते हैं। उन्हें हटने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है और इसके बाद वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर अलग हो सकते हैं, जैसा कि यूएसएसआर में हुआ, सोवियत संघ में हुआ। सोवियत संघ भी संघात्मक शासन व्यवस्था थी। एक स्थिति ऐसी आई कि जब वहां के राज्यों को लगा कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हमें इस संघ में रहकर कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो सारे राज्य अलग हो गए और आज बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के रूप में दिखाई देते हैं। रूस तो खैर बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ जो था वो टूट गया। तो राज्यों को, इस संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार भी प्राप्त होता है। लेकिन अब देखना यह है कि यूनियन शब्दावली भारतीय संविधान में क्यों अपनाई गई? क्या ऐसा कारण था, क्या स्थितियां थीं जिसमें हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया? और हमारे संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी जिसके कारण उन्होंने फेडरल शब्द को ना लेकर, फेडरेशन को ना स्वीकार करते हुए यूनियन शब्द को स्वीकार किया? जबकि 1935 के अधिनियम में जो संघात्मक शासन व्यवस्था दी गई थी, उसके अनुसार फेडरल स्टेट दिया गया था, वहां फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ था। लेकिन 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने इस शब्द को भारतीय संविधान में स्वीकार नहीं किया, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द को स्वीकार किया। अब आप देख लीजिए कि यूनियन क्या है। वैसे हमारा जो उदाहरण है ये केवल आपको समझाने के लिए है। मेरा मानना यह है कि यदि किसी उदाहरण से आपको समझ में आता है तो आप उसको समझ लीजिए, उस उदाहरण को लेकर मत बैठिए। ठीक है। अब यूनियन, अगर आप देखें, यदि आपके घर में नल की फिटिंग हो रही है तो वहां पर एक यंत्र होता है या एक पुर्जा होता है जिसे हम यूनियन कहते हैं। उससे क्या होता है? चीजों को जोड़ा जाता है। यूनियन से चीजों को जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। यहां भी चूंकि
भारतीय संघ में भी यूनियन शब्द को जोड़ा गया। और यूनियन शब्द हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया हमने। यूनियन शब्द कहां से लिया? कनाडा से लिया। लेकिन यूनियन शब्द का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ना दोनों स्थितियां आप समझ लीजिए कि जहां फेडरल शब्द है, जहां फेडरेशन है, उसमें जो इकाई है वो अपने आप चल के आ रही है जुड़ने के लिए। लेकिन यहां जहां यूनियन शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां इकाई चल के नहीं आ रही है। जैसे आप देखिए, नल की फिटिंग में क्या होता है? एक प्लम्बर होता है, जो प्लम्बर जगह जगह से चीजों को उठाता है या पाइपों को उठाता है, यूनियन के माध्यम से जोड़ता है और जोड़ता हुआ चला जाता है। एक पूरी की पूरी श्रृंखला या तंत्र तैयार हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय संघ में भी यही स्थितियां हुई कि हमारे जो क्रिएटर थे, हमारे जो निर्माता थे, या कह लीजिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, या हमारी जो संविधान सभा थी, उसने क्या किया? जगह जगह से लोगों को उठाया, उनसे बातचीत नहीं की, उनको विलय कराया अपने में। भारतीय संघ में उनका क्या कराया? विलय कराया। और किसके माध्यम से विलय कराया? एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विलय पत्र पर साइन कराकर उनका विलय कराया। यानी कि एक शक्ति है, एक क्रिएटर है, जो क्रिएटर और वो शक्ति उनको वहां से ला रही है, उनको इनवाइट कर रही है और लाकर अपने आप में जोड़ रही है। जैसे यहां नल की फिटिंग में एक प्लम्बर जो कार्य कर रहा है, उसी तरीके से हमारे क्रिएटर, हमारे संविधान निर्माता, हमारे योग्य लोग, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे नेता इन सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत को इस स्वरूप में लाने का सबसे बड़ा श्रेय वल्लभ भाई पटेल जी को है, श्री वल्लभ भाई पटेल को है, जिन्होंने भारत के इस स्वरूप को बनाया है। यानी कि वो एक क्रिएटर हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा नहीं बोला जाता, वहां कोई क्रिएटर नहीं था, वहां इकाई अपने आप चलकर आई। यहां इकाई चलकर नहीं आ रही है, यहां क्रिएटर उनको ला के यूनियन में फिट कर दे रहा है, यानी संघ में जोड़ दे रहा है। तो यह याद रखिएगा कि यहां एक क्रिएटर की अहम भूमिका होती है। अब वो क्रिएटर की अहम भूमिका क्यों थी, यह भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये कहानी नहीं समझी तो आप यूनियन और फेडरेशन शब्दों का अर्थ का अंतर नहीं समझ पाएंगे। उसका मेन कारण था कि जब हम लोग परतंत्र हुए, हम पराधीन हुए, तब भारत में क्या था? भारत नहीं था, संपूर्ण भारतवर्ष एक नहीं था। छोटे छोटे राज्य थे जिनमें छोटे छोटे राजा शासन किया करते थे। विदेशी शक्तियां आईं और एक राजा को अपने साथ मिलाया, दूसरे को अपने साथ मिलाया, तीसरे को हराया, चौथे से संधि की, क्रमशः जीतते हुए चले गए वो। और जब वो जीत गए, हम पूरा भारत, जो भारत के रूप में नहीं था, कहीं अवध था, कहीं ब्रज था, तो कहीं बुंदेलखंड था, तो कहीं ग्वालियर था, कहीं कुमाऊं था, तो कहीं गढ़वाल था, ये सारा बटा हुआ था। इस बटे हुए राज्यों को उन्होंने जीतते चले गए। हमारे अंदर क्या नहीं थी? यूनिटी नहीं थी, हम एक नहीं थे। इसलिए विदेशी शासक आए और हमको पराजित करते चले गए। अब हमारे जो योग्य व्यक्ति थे, उन्हें यह लगा कि अब हम लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। और स्वतंत्र होने के पश्चात, पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए, यानी कि हमारा जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो हुआ था 1857 में। और 1857 के बाद पहला एक्ट जो आया वो था 1858 का एक्ट। और 1858 के एक्ट में सीधे हम इंग्लैंड की महारानी के सीधे निर्देशन में आ गए। लेकिन
उस समय भी दो तरीके के राज्य हुआ करते थे। एक तो वो राज्य जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते थे, और दूसरे ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं अपने राजाओं के द्वारा संचालित होते थे, या जिनको कह लें हम लोग देसी रियासतें थीं। और इस दो तरीके की स्थितियां थीं। जब ये स्थितियां 1935 के अधिनियम में इनको कुछ अधिकार दिए गए, सारी स्थितियां बनी, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई भारत को, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। जब ये दो देश बन रहे थे, तब हमारे जो निर्माता थे, जो क्रिएटर थे, उनको लगा कि कहीं पुनः ऐसा ना हो जाए कि हमारे शासक फिर अपने अपने राज्य को लेकर झगड़ा करने लग जाएं और हम फिर से बट जाएं। और जब हम फिर से बट जाएंगे तो फिर से पराधीन होने की संभावनाएं पैदा होने लग जाएंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन लोगों ने एक नई योजना बनाई और ये सोचा कि हमारे यहां भारत में 600 से अधिक देसी रियासतें थीं। उन देसी रियासतों का विलय भी होना था, तो किस तरीके से इनका विलय भारतीय संघ में हो। और जैसे महाराजा हरि सिंह ने, हैदराबाद के निजाम ने, इन सारे लोगों ने समस्याएं क्रिएट की, मणिपुर ने समस्याएं क्रिएट की और भारतीय विलय में भारतीय संघ के साथ विलय करने से मना कर दिया। ऐसी स्थितियों में सोचा गया कि अभी हमारे जो रजवाड़े हैं, हमारे जो राजा हैं, हमारी जो देसी रियासतें हैं, वो इतनी सक्षम नहीं हैं कि वे स्वतंत्र निर्णय ले सकें और इतने सारे लोगों को एक साथ बिठाया जा सके कि 600 तो सीधी सीधी वो देसी रियासतें थीं और बाकी राज्य थे जो सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। इन सारे राज्यों को एक साथ बिठा के एक सम्मेलन कराना, उनका संधि और समझौता कराना नहीं हो सकता था। ना सारे राज्य इसके लिए तैयार होते। राज्य कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ बस, जैसा महाराजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान के बीच में अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई और उनकी इस लालसा ने आज भी कश्मीर को एक ज्वलंत समस्या बनाए रखा हुआ है। तो ऐसे अगर सारे रजवाड़े सोचने लगते तो भारतीय संघ का ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, ये आप नहीं देख पाते। इसलिए हमारे निर्माताओं ने एक क्रिएटर की भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सौंपी कि आप इन देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करवाएं। मन से, धन से, तन से या कूटनीति से किसी भी तरीके से इनको बाध्य करें और इनको संघ में लाएं। ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न हुई तब वहां फेडरल जो शब्द है, जो उसकी भावना है, वो पूरी नहीं हो रही थी। जब फेडरल शब्द की वो भावना ही पूरी नहीं हो रही थी तो अब हमें नए शब्द की आवश्यकता पड़ी, जिस शब्द को हमने लिया, जिसे हमने कहा यूनियन। और इसको हमने कहां से लिए? कनाडा से लिया। कनाडा से लिया और इस यूनियन शब्द का प्रयोग करते हुए हमने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एक नया रूप दिया। नया रूप क्या था? चलिए देख लेते हैं नया रूप क्या था। इसमें केंद्र के पास शक्तियां अधिक थी। अमेरिका में जब हम देख रहे थे तो वहां पर राज्य के पास शक्तियां अधिक थीं, लेकिन यहां क्या है? केंद्र के पास शक्तियां अलग हैं। सामान्य काल में भी केंद्र यदि चाह ले अंतरराष्ट्रीय संधियों का समझौता देके या सशस्त्र क्रांति का वो देके भी वो शासन को एकात्मक कर सकती है। और एकात्मक करने के बाद
एक स्थिति और थी, जैसे यूनियन जब हमने बनाया तो यूनियन में क्या था, हमने एक राष्ट्र का जन्म किया। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावना है। हमने पहले भी कई बार आपको बताया कि राज्य क्या है। राज्य हमें दिखाई देता है, राज्य के 4 अंग होते हैं, अब 5वां भी जुड़ गया है, लेकिन 4 अंग होते हैं। क्या होते हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता। 5वां जुड़ गया है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता। ये सारी चीजें हमें राज्य के अंतर्गत दिखाई देती हैं, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावना है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसको हम महसूस करते हैं। तो यहां क्या हो रहा था? यहां एक नए राष्ट्र का जन्म हो रहा था। इन सारे रियासतों को मिलाकर एक नया राष्ट्र गढ़ा जा रहा था। इस राष्ट्र के गढ़ने में कुछ क्रिएटर्स थे जिन्होंने इस राष्ट्र को गढ़ा और इसको नाम क्या दिया? भारत माता। यानी कि हमको जोड़ने के लिए एक सिंबल दिया गया, हमें एक राष्ट्र का नाम दिया गया। और कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो निश्चित तौर से भारत का जो नक्शा है वो नक्शा भी कहीं ना कहीं आपको जैविक ही प्रतीत होगा। और भारत माता के नाते हम लोग उस राष्ट्र से जुड़े और राष्ट्र से जुड़कर यहां जब राष्ट्र से लोग जुड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए जोड़ा जा रहा है, क्रिएटर एक जोड़ रहा है व्यक्ति को, यूनियन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो इस संघ से अलग हो सकें। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने संघ से अलग हो सकें। संघ से अलग होने की उनकी ना तो इच्छा हो सकती है, यदि इच्छा भी होगी तब भी उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि अगर फेडरल शब्द का प्रयोग होता है तब उनको अलग होने का अधिकार हो जाता है, अधिकार मिल जाता है। लेकिन यहां क्या है? उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। भारत में आप अगर हैं तो किसी भी स्टेट के आप नागरिक हों, आपके पास नागरिकता एक ही रहती है, आप भारतीय होते हैं। जब भी नागरिकता लिखनी होती है तब आप भारतीय होते हैं। अमेरिका में जब नागरिकता लिखनी होती है तो आप स्टेट की भी नागरिकता लिखते हैं और अमेरिका भी, यूनाइटेड स्टेट की भी नागरिकता लिख देते हैं। तो आपके पास वहां 2 नागरिकताएं होती हैं और यहां एक नागरिकता ही होती है। और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। यानी केंद्र को मजबूत बनाया गया है कि किसी भी स्थिति में इस संघ को तोड़ा ना जा सके। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग मिलकर या 50 राज्य मिलकर, 50 तो खैर हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ लोग, कुछ राज्य मिलकर अपने आप को अलग करना चाहें इस संघ से। इसलिए कहा गया कि इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, अलग होने का अधिकार ही आपको नहीं दिया गया है। कहा गया है कि इसको इस तरीके से जोड़ा गया है, क्रिएटर ने या ईश्वर ने या भगवान ने जैसे एक शरीर बनाया है, उसमें से हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, शरीर अलग है। इस शरीर में सब जुड़े हुए हैं, लेकिन इस शरीर से हाथ को अलग नहीं किया जा सकता है, पैर को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही भारत के संघ में बाद में या भारत के यूनियन में से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यही सारी स्थितियां हमें कि हम टूट ना जाएं, क्योंकि पहले से ही हमारा क्या हुआ था? बंटवारा हो गया था। स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, लेकिन बंटवारे के साथ प्राप्त हुई। वहां भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बन गए। तो अब यहां के क्रिएटर्स को लगा कि कहीं और भी राज्य ना बन जाएं और भी स्थितियां खराब ना हो जाएं, इसलिए एक ऐसे
संघ का निर्माण किया गया जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। और ये जो अधिक शक्तियां हैं ये ना कहीं आप राष्ट्रवाद के नाम पे भारत माता की परिकल्पना में देख सकते हैं, आप एकीकृत न्यायपालिका में आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में देख सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं किसकी देन है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक राज्य है, संघात्मक राज्य नहीं है, एकात्मक राज्य है। और वहां की हमने सिविल सर्विसेज को एडॉप्ट किया। इसी कारण कुछ विद्वान हमारे इस संघ को अर्ध संघात्मक भी कहते हैं। केसी बेयर नाम के एक विद्वान हैं जो भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक भी कहते हैं। इसे सहकारी संघवाद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कोऑपरेटिव संघ है या सहकारी संघ है। इस तरीके से इसकी विशेषताएं भी बताई जाती हैं। लेकिन यहां मुख्य कारण, जो मुख्य स्थितियां हैं वो यही हैं कि यहां पर इकाइयों को लाकर जोड़ा गया है, एक क्रिएटर के माध्यम से जोड़ा गया है। चाहे उसे आप संविधान सभा मान लें या सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो कारनामा मान लें या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों का कार्य मान लें, आप जो समझ सकते हैं, जैसी स्थितियां आपको सूटेबल लगें उसको आप समझ लें कि कुछ क्रिएटर्स ने मिलकर इसको बनाया है। जबकि अमेरिका में क्या है, वो स्वतंत्र हुए थे 13 राज्यों ने अपने मन से एक राज्य का निर्माण किया था, एक संधि की थी, एक समझौता किया था। यहां संधि और समझौता नहीं हो रहा है, यहां आपसे कहा जा रहा है कि इसी में मिलिए, इसी में आपकी अच्छाई है। आपको यह स्वतंत्रता नहीं है कि आप ये देख सकें कि अच्छाई है कि बुराई है। इसी में अच्छाई है, आप आके मिलिए, और अगर आप नहीं मिलेंगे तो हम सेना भेज के आपको मिला देंगे। तो ये दो स्थितियां हैं, ये आप समझ लीजिए। यदि ये स्थितियां आपको समझ में आ गई तो आपको एकदम फेडरेशन या फेडरल और यूनियन शब्द में अंतर स्पष्ट समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे कि भारतीय संघ और अमेरिकन संघ में क्या अंतर है, क्या स्थितियां हैं, कैसे हमने देसी रजवाड़ों को मिलाया, किस तरीके की स्थितियां पैदा हुई थी। यही मुख्य अंतर है भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ में या यूएसएसआर संघ में और भारतीय संघ में। इसमें संघ को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, सामान्य काल में अधिक परिस्थिति भी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, और यदि आपातकाल लग जाता है, चाहे अनुच्छेद 352 के तहत हो, चाहे अनुच्छेद 356 के तहत हो, चाहे अनुच्छेद 360 के तहत हो, किसी भी प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था यदि लागू हो जाती है तो वहां कहा जाता है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और राष्ट्रपति शासन का अर्थ ही होता है कि केंद्रीय शासन लागू हो जाता है। केंद्र को भारत में अधिक मजबूत बनाया गया है, जबकि अमेरिका में राज्यों को अधिक मजबूत बनाया गया है। राज्यों को अलग होने का अधिकार है। यहां हम क्या कर रहे हैं, भारतीय संघ का जब निर्माण हो रहा है तो भारतीय संघ में जब भी कोई राज्य मिल रहा है तो वो अपने अस्तित्व को समाप्त करके इस राज्य में मिल रहा है, भारत माता में आके मिल रहा है, अपने आप का समर्पण कर दे रहा है। मां के सामने जब कोई बच्चा आता है तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है मां के प्रति, और मां के उस प्यार, उस लाड़, उस ममत्व की छांव में रह जाता है। उसी तरीके से भारत के ये राज्य भारत माता के उस ममत्व में, उस लाड़ में, उस प्यार में अपने आप की जो व्यक्तिगत उनकी अस्तित्व था उसको छोड़कर सीधे उसमें समाहित हो गए हैं, उसमें मिल गए हैं, अपना संपूर्ण उसमें विलय कर दिया है और उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। यही परिकल्पना भारतीय क्रिएटर्स की थी जिन्होंने उसको अपनाया। तो ये जो अंतर है ये बहुत माइन्यूट है। इसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो बहुत सारी समस्याएं आपके समक्ष
उत्पन्न हो जाएंगी और फिर आप अपना आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आज इस टॉपिक पर काफी डिटेल से चर्चा हुई, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आज इसको यहीं पर छोड़ते हैं। यदि आपके कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो यदि हमारे पास आते हैं तो मैं पुनः एक वीडियो लेकर फिर से आपको समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें दोबारा आपको समझने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए। आज का टॉपिक यहीं तक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यदि जुड़ रहे हैं तो हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों तक इसको शेयर करिए। धन्यवाद।